जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जी की बुक शुरू करते हैं आज का सेशन, रिवीजन का सेशन। ठीक वैसे जैसा कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज एक कहानी सुनाऊंगी। एक बार क्या होता है कि एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, कहता है कि मुझे इससे पहले कभी आयुर्वेदिक इलाज नहीं कर रहा है, तब कहता है कि मुझे आयुर्वेदिक दवाई दे दो। दवाई दे देता है डॉक्टर। तो मरीज पूछता है कि मुझे कितनी खानी है ना, तो कहता है एक खा लेना। और फिर कहता है कि किसके साथ लेनी है, कहता है कि दूध पानी जिसके भी साथ लेना चाहो ले लेना। फिर कहता है कि दूध के साथ नहीं पानी के साथ, मुझे कुछ पता नहीं बताइए। फिर कहता है कि चलो दूध के साथ ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। कि गाय के दूध के साथ लोगे, भैंस के दूध के साथ। फिर कहता है कि चलो भैंस के दूध के साथ ले लेना। फिर कहता है कि भैंस के दूध सुबह गुनगुना लेना है कि उबाल करके लेना है, गुनगुना लेना है, उबाल करके लेना है, ठंडा लेना है। तो सर जैसे भी लेना चाहिए लेना है। अब डॉक्टर परेशान हो चुका है, फिर भी वो बड़े मुश्किल से ना चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दे रहा और कह रहा है कि जैसे तुम लेना चाहो वैसे ले लेना, और तुम्हें कुछ काम नहीं है तुम्हें। उसका भाव बहुत मन में भाव बहुत आ रहा है, लेकिन कंट्रोल करके ना। डॉक्टर को गुस्सा करते बहुत कम देखा होगा आपने, तो ऐसे ही कह रहे हैं वो। फिर कहता है कि एक्चुअली मुझे पता नहीं, मैं पहली बार आयुर्वेदिक इलाज कर रहा हूँ, इस हिसाब के बारे में पूछ रहा हूँ कि ठीक है अब जाओ भी है, मेरे और भी पेशेंट। फिर कहता है कि हाँ ठीक है चला जाता हूँ, ये बताओ कि आधी गोली लेनी पूरी गोली लेनी कि पूरी ले लेना। फिर कहता है कि ये अपने हाथों से दूध पिलाए कि अपनी अपनी अपने अपने मुन्ना की माँ, मतलब मेरी वाइफ अपने अपनी पत्नी के हाथों से कि जैसा तुम जाओ वैसे भी लेना, ठीक है। मतलब उसको परेशान टीस कर रहा होता है, परेशान कर रहा है, पूछ रहा होता है। फिर घर चला जाता है, ऐसे करके घर चला जाता है। और घर जाने के बाद उसकी वाइफ कहती है कि ये तो पूछा ही नहीं तुमने कि कौन सी गोली लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। दो तरीके की उसको गोली दी थी, तो कौन सी सुबह लेनी और कौन सी शाम को लेनी। तो वापिस जाता है इसको पूछने के लिए कि आपने ये तो बताया नहीं कि मुझे कौन सी गोली सुबह लेनी और कौन सी गोली शाम को लेनी। अब कौन सी शाम को लो, कौन सी सुबह लो। तो कह देता है कि ये लाल पेज वाली या फिर लाल वाली गोली सुबह ले लेना, हरी वाली गोली शाम को ले लेना, ठीक है। तो वो व्यक्ति कहता है फिर वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे वापस आना पड़ेगा घर जाके, मेरा किराया लगा 10 रुपये, अब मुझे वापस 10 रुपये दो। तो डॉक्टर उसको 10 रुपये दे देता है। फिर वो घर जाता है। फिर पत्नी से कहता है कि तुमने ये तो पूछा नहीं कितने दिनों तक लेना है। वापस जाता है, कितने दिनों तक ये गोलियां लेनी है, सारी लेनी है कि सारी नहीं लेनी। ऐसे मतलब बार बार आना जाना करता रहता है, 3-4 बार आना जाना करता है। कहता है कि अगली बार तुम मुझे मेरे हॉस्पिटल के बाहर दिख गए तो मैं अपना हॉस्पिटल बंद करके चला जाऊंगा, ठीक है। तो वो कहता है कि ये पकड़ो तुम्हारी फीस, तुम्हारे पैसे, और मुझे माफ करो। इस तरीके से रिएक्शन कर देता है, ठीक है। तो फिर वो व्यक्ति लौट कर नहीं आता। घर जाके क्या कहता है पता है कि उसकी वाइफ उससे क्या पूछती होता है कि बताओ तो कितने पैसे हैं आज डॉक्टर से, क्योंकि वो उससे ऐसे पैसे मांग रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मुझे रिक्शा में आना जाना पड़ रहा है, तुम सही से बता नहीं रहो, चलो मुझे किराया दो। ऐसे करके मतलब वो परेशान कर रहा था उसको। तो कहने का मतलब क्या है कि आप भी इसे बेफिजूल की क्वेश्चन मत करा करिए कभी कभी, है ना, अपने आप से या फिर किसी से भी। कि परीक्षा के एग्जाम, कोई भी परीक्षा का अगर पेपर वगैरह देने हैं ना, तो ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, इस पैराग्राफ में से आएगा कि नहीं आएगा, ये टॉपिक आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अजीब से क्वेश्चन करते हैं, इस किताब में से आएगा कि नहीं आएगा। एक बार सिलेबस खत्म करो, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में लेके नहीं चलना है, क्वेश्चन आपको उलझाएंगे, है ना, जवाब लेके चलना है। आप खुद तैयारी करना है, आपके पास ये होना चाहिए कि हाँ मैं ऐसे करूंगा तो हो जाएगा। ऐसे नहीं कि क्या करूँ कि मतलब क्या छोड़ू क्या ना करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे मत रखिए अपने माइंड में ये रखिए कि ये करूंगा तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम मेरा रिविजन करने वाले हैं। हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। हमने जलवायु को पढ़ी है, जलवायु को रिवाइज करेंगे, जिसमें अपन थॉर्नवेट को पढ़ेंगे, कोपेन को पढ़ेंगे, थार्नवेट को पढ़ेंगे, टिवार्था को पढ़ेंगे, ठीक है। और एक जनरल सामान्य वर्गीकरण है, उसको भी अपन कवर करेंगे। इसके अलावा अपन जलवायु के 3-4 क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर शुरुआत हमने झीलों से करी है ना, तो राजधानी की झीलों के बारे में जानेंगे। जैसे सांबर झील वगैरह हो जाती है, पिछुला वगैरह हो जाती है, पुष्कर झील वगैरह हो जाती है ना, आयर झील वगैरह हो जाती है, नक्की झील वगैरह हो जाती है। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता करेंगे, है ना, रिविजन करा है। तो शायद नक्की झील को हमने आज पढ़ी नहीं, लेकिन फिर भी रिविजन तो करेंगे कुछ, ठीक है। फिर और क्या रिवाइज करेंगे? जलवायु है, फिर अपने झीलें वगैरह हैं। और हमने ना सिंचाई परियोजना को पढ़ लिया, गलती से पढ़ लिया, शायद ये सिलेबस में उतना है नहीं, लेकिन फिर भी चलो कृषि है, एक अपने फसलें वगैरह हैं, है ना, अफवाह तंत्र वगैरह, झीलें वगैरह। तो हो सकता है कभी सिंचाई परियोजना से भी एक आधा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं करेंगे अपन, है ना, बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगाएंगे। तो सिंचाई परियोजना हमने पढ़ी। सिंचाई परियोजना में हम इंदिरा गांधी नहर को पढ़ते हैं, बहुत सारी परियोजनाओं को पढ़ते हैं अपन, इंदिरा गांधी और छोटी छोटी, है ना, कौन कौन से जिले में कौन कौन सी परियोजनाएं मौजूद है वो सब अपन कवर करते हैं। माही को पढ़ते हैं, चंबल को पढ़ते हैं, है। ऐसी बहुत सारी पढ़ी हमने छोटी छोटी परियोजनाएं। जलवायु में देखो, एक तो सामान्य वर्गीकरण पर जानते हैं, एक शुष्क जलवायु होती है, एक अर्धशुष्क जलवायु होती है, एक आर्द्र जलवायु होती है, बादल जलवायु होती है, अत्यार्द्र जलवायु होती है। शुष्क जलवायु अपने मरुस्थल वाले इलाकों में पाई जाती है, अत्यार्द्र जलवायु अपने हारत जलवायु में पाई जाती है,
आर्द्र आर्द्र उपाध अपने पूर्वी वाले इलाके में पाई जाती है, और अर्धशुष्क जो है वो शुष्क के पास वाले जिलों, शुष्क से जस्ट अंदर वाले जिलों में पाई जाती है। इनमें वर्षा कितनी होती है, तो कई 100 होती है, कई 150 भी होती है, 40 होती है, 20 होती है, 30 60 40 30 60 40 20 है ना, मतलब दो इस तरीके से कुछ कुछ आंकड़े। फिर वनस्पति कौन सी पाई जाती है, तो मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ सवाना वनस्पति पाई जाती है इस तरीके से क्लासिफिकेशन। और मरुस्थल को 200 में 50 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा रेखा, बाकी 50 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा रेखा को दो भागों में बांटने का हम 25 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा रेखा कर दी है ना। कोपेन का वर्गीकरण भी जिसमें अपन CW AW है ना, और HW BH ऐसे कहते हैं ना, HW HW कहते हैं, और आगे BS और ऐसे कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के वर्गीकरण हो गए ना। तो जिसमें से AW होता है शुष्क इलाका होता है, शुष्क मतलब वही जो अपने जैसे जोधपुर ये वाला इलाका होता है। शुष्क इलाके में वनस्पति कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पे ना बरसात बहुत कम होती है। ये शुष्क नहीं है, ये बहुत अति आर्द्र इलाका है। अति आर्द्र है तो इसमें लगभग बरसात होती है ना 80 या 100 के अराउंड बरसात होती है, सवाना पेड़ पौधे पाई जाते हैं। ये वाला इलाका अपने जयपुर वगैरह ये सब पूर्वी मैदान वाला इलाका है। फिर ये अपने CW आता है, CW में अपन है ना इनके नाम याद करने में सबसे पहले कौन सा शुष्क है कौन सा अर्ध शुष्क है। अगर CW AW से आपको ये पता होगा कि कौन सा शुष्क है कौन सा अर्ध शुष्क, कौन सा अति आर्द्र, कौन सा आर्द्र, कौन सा उपाद्र, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, है ना। तो ये जो अपने HW HW ना, इन HW HW के आगे BW भी लगा। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चल रही हूँ चूंकि रिविजन कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो HW HW के आगे BS मतलब BS भी लगा हुआ। तो ये जो है ना ये अपने शुष्क और अर्ध शुष्क इलाके हैं, ये अपने शुष्क और अर्ध शुष्क इलाके। इस तरीके से मतलब इन चारों को पहले, इन चारों को मैं थोड़ा सा नाम एक अपना AU ऐसा करके कुछ हमने ध्यान रखा था यार। अब इनको चलो अपन इन नामों पे छोड़ते हैं अभी, ठीक है। इसके कोपेन के वर्गीकरण को सिर्फ नामों पे छोड़ते हैं। हमारा जैसे BW है, CW है, AW है, CW है, फिर HW और HW के आगे दोनों तरफ BS और BW लगा हुआ, ठीक है। यहाँ नामों पे ड्रॉप करें, कहाँ नामों पे छोड़ा है हमने, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कौन सा शुष्क है कौन सा अर्ध शुष्क है कौन सा नहीं, ठीक है। तो नामों पे छोड़ देगा। इसके बाद थॉर्नडाइक आ जाता है। इससे मिलता जुलता किसका, थार्नवेट का। इससे मिलता जुलता ट्रिवार्था का, बिल्कुल एक जैसा ही, बस जो बीच वाले नाम है ना, जो मैंने कहा कि HW के आगे BB भी लगा हुआ है। तो इसको ये 4 वर्ड, ये 4 शब्द है, इनमें से अगर एक हट जाए ना और आपको मिलता जुलता को दिखे तो वो समझ लेना कि ट्रिवार्था का वर्गीकरण है। बाकी ऊपर नीचे वाले बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये अपने थार्नवेट का थोड़ा सा और हो गया। फिर अपने आता है ट्रिवार्था का कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है, सिर्फ नाम बताया मेरे, कुछ नहीं होता है। फिर आता है अपने थार्नवेट का वर्गीकरण भी लगभग ऐसा ही है, जिसमें अपन है ना CW AW है, फिर EA फिर बीच में अपन EA C और बीच में DB और DA और DB ऐसा कुछ कहते हैं, है ना। हल्का बता दी, EA CA फिर DA और DB शायद, ठीक है, ऐसा कुछ है इसका क्लासिफिकेशन। और इसने ना एक तो शुष्क अर्ध शुष्क मिश्रित वगैरह कहा, इसने शुष्क वगैरह कहा, उष्ण कटिबंधी वगैरह कहा, है ना। इस तरीके से इसमें अलग अलग नाम बताए। अभी मैंने इनके क्लासिफिकेशन नहीं बता रही, ठीक है, मैं सिर्फ नाम बता रही, BW AW CW ऐसे बता रही, है ना। ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं मुझे कि ये कौन सा शुष्क है कौन सा अर्ध शुष्क, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा देखो कोपेन ने वर्गीकरण दिया था 1900 के आसपास, 1918 में उसको प्रकाशित करा था। और 1874 में एक और कोई व्यक्ति था, उसके वर्गीकरण को आधार माना था, तापमान और वर्षा इसका आधार है। जर्मनी से इसका संबंध है कोपेन का, ऑस्ट्रेलिया से इसका संबंध है कोपेन का। कोपेन ने 5 प्रकार की जलवायु बताई, हिम है, बर्फीली है, गर्म है, शुष्क है ना। गर्म कहो, शुष्क कहो, या फिर एक और गर्मी का एक और नाम है, गर्म है, शुष्क है, और एक और कोई गर्मी का ही नाम है, ये सारे। और इनमें तापमान भी बताया, किसी ने कहा कि 10 से 18 तक होता है, किसी ने कहा कि 18 से 3 के बीच में होता है, किसी ने कहा कि 10 तक होता है, किसी ने कहा कि 10 से भी कम होता है ना। ये क्रमशः नहीं बता रहे, लेकिन हाँ एक और राउंड फिगर आपको बता रही, ठीक है। उसके बाद ये अपना थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हो गया जलवायु का, है ना। ये सब जलवायु पढ़ने के बाद थॉर्नवेट, त्रिवार्था, कोपेन, एक जनरल एक सामान्य जलवायु का क्लासिफिकेशन क्या है कि शुष्क है हमारे यहाँ, अर्ध शुष्क है, आर्द्र है, उपाद्र, अति आर्द्र, ये 5 कैटेगरी हमारे यहाँ पाई जाती है, ठीक है। और फिर देखो इनमें क्या वर्षा वगैरह ये सब अपन जानती है, मतलब कम कर जाना है। 120 के अराउंड है, फिर 80 है, फिर 40 है, फिर 60 है, फिर 30 है, इस तरीके से वर्षा के बारे में बताना है, ठीक है। फिर अपन इसके बाद जानने की कोशिश करें तो देखो सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में। सबसे कम दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है, डूंगरपुर में। वार्षिक तापांतर सबसे कम कहाँ पाया जाता है, बांसवाड़ा में। सबसे गर्म महीना कौन सा है, जून। सबसे आर्द्र महीना कौन सा है, जुलाई का। सबसे कम आर्द्रता वाला महीना कौन सा है, अप्रैल का। सबसे हमारे वर्षा का औसत कितना है, तो 57.58 वर्षा का औसत हमारे यहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे लंकाऊ है ना, संजेरी है, सजाया है ना। और धकाऊ है, धकाऊ उत्तरी हवाओं को कहते हैं, लंकाऊ दक्षिणी हवाओं को कहते हैं, पूर्व की हवाओं को कहते हैं, है ना।
और संजेरी जो है वो उत्तर और पूर्व की हवाओं को कहते हैं, है ना। और चील जो है वो दक्षिण पश्चिम की हवाओं, दक्षिण और पूर्व की हवाओं को कहते हैं। और फिर ऐसे एक है अपने जैसे कोई है अपने दो, ठीक है, ये सारा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा और क्या ध्यान रखोगे, ये सब है ना। तो ये अपना सारा पोर्शन जलवायु से जुड़ा हुआ है। तीनों चार वर्गीकरण है, कुछ दो चार महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, बस ये इतना रहा अपना ये जलवायु वाला पोर्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन जलवायु के बाद, जलवायु के बाद अपन पढ़ेंगे, हमने जलवायु के बाद और क्या करा, हमने ना उसको छोड़ते हैं अपन। जलवायु के बाद हमने ना सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ा, सिंचाई परियोजना झीलों को पढ़ा, देखो सांबर झील को पढ़ा, है ना, पुष्कर को पढ़ा, और उसके बाद हमने नक्की झील वगैरह देवता में आंखों स्कोर कर बनाएंगे, ये पढ़ी नहीं शायद हमने, लेकिन हाँ कुछ कुछ तो झीलें पढ़ी है हमने, है ना। अब झीलों को लिम्पोलॉजी कहते हैं, झीलों के अध्ययन को, है ना। और कुछ पीथम पूरा करके जो काथना पाई जाती है, काओ जैसे में पाई जाती है ना। और पंचभद्रा अपने बाड़मेर में पाई जाती है। पंचभद्रा है ना सबसे ज्यादा नमक होता है यहाँ पे, शायद सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का नमक होता है, 98% NaCl वगैरह पाया जाता है। खार जाती है, कोई जाति भी बताई थी, रेस्ता पद्धति से ऐसा कुछ है यहाँ, है ना, इस पद्धति से इसका निर्माण होता है ये सब। एक और अपने जैसलमेर की कोई झील है, वहाँ भी नमक अच्छा किस्म का होता है ना। और इस तरीके से छोटी छोटी झीलें हैं, पंचपद्रा है, लूणकरण है अपने बीकानेर की, है ना, कोयलाना है, कायलाना है, कोलायत है ना। कोलायत तो बीकानेर की, कायलाना जोधपुर की है, बालसमंद भी जोधपुर की झील है ना। ये खारे पानी की झील है ना। कावोत वगैरह है, कावोत तो देखने में जैसलमेर पाई जाती है ना। और इसके अलावा देखो कुछ कुछ अपना पुष्कर है। पुष्कर देखो 32 किलोमीटर चौड़ाई है शायद, और 12 से 8 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। और चीड़ीमार ने तो वो पिछोला झील का निर्माण करा था ना, वो कोई चीड़ीमार नामक ना, 1829 से 1529 है। और एक और 1559 का समय शायद, 27 और 1527 में इसका निर्माण होता है। 29 में यहाँ पे कोई पाल वगैरह बनाई गई थी, कोई बंजारा था चीड़ीमार, उसने इसका निर्माण कराया था। जगमंदिर जगनिवास है ना, जगनिवास और जगमंदिर, पहले जगमंदिर है। जगमंदिर यहाँ 2-3 राज्यों से इसका संबंध, एक ने बनवाया, एक ने जोरदार करवाया, एक के समय पर यहाँ किसी को शरण दी गई थी। ये इसको ताजमहल से सिमिलर माना जाता है, ताजमहल बनाने की प्रेरणा यहीं से मिलेगी, ये सवाल है। फिर अपने जगनिवास का जगह, उसमें तो है ना एक बड़ी सी पगड़ी रखी हुई है, और कौन सी हवेली बनी हुई है, और कौन सा चबूतरा भी है है ना, हवेली बनी, और एक और कोई ऐसी इमारत वगैरह कुछ बना हुआ है। और मानसिंह शायद यही आता था, कुछ खास मुझे पता नहीं इसका, ठीक है। फिर ये अपने हो जाता है कुछ पिछोला झील के बारे में। फिर पुष्कर झील के बारे में जानते हो क्या? पुष्कर में तो मेरी घाट वगैरह है, ये सब। ये पुष्कर झील अपन पढ़ी नहीं यार, झीलों के बारे में कम पढ़ा गया, या गांधी घाटी और शायद कम पढ़ा आप लोगों ने, एकदम एक आधे पेज और रह गया अपने झीलों का, ठीक है। तो इतने पिछोला झील तो फिर भी हो गई, है ना। पिछोला झील हो गया। सांबर झील में 8% नमक बनता है। सांबर झील की वो तो पढ़ा ही नहीं शायद हमने, सांबर झील के बारे में तो पढ़ा ही नहीं। चलो पुष्कर झील के बारे में देखो, शायद सांबर झील पढ़ी है हमने, ठीक है। तो सांबर झील में क्या क्या पढ़ा हमने? सांबर झील में देखो यहाँ जोधा, है ना, सांबर साल लिमिटेड की स्थापना होती है 94 में, जोधा अकबर का विवाह हुआ था यहाँ, है ना। और एक और कोई नाम है यहाँ पे, ये गुरु गोविंद है ना, गुरु गोविंद ने कुछ ऐसे कुछ लिखा था वगैरह यहाँ पे, ठीक है। कुछ कुछ है जानकारी। फिर सांबर झील में बहुत कुछ पढ़ा नहीं अपने यहाँ झीलों में, ठीक है। झीलें शायद हमारी सारी डिवाइड हुई। अब आ जाती सिंचाई परियोजना में। देखो इंदिरा गांधी नहर देखोगे तो ये अपने ना 2-3 साल का गई, शायद 83 में इसका नाम बदला जाता है ना। मुख्य नहर की लंबाई इसकी 405 है, 205 है ना। इंदिरा गांधी नहर वो अपने सतलज बैराज से शुरू होती है ना। और एक छोटी सी नहर है, कोई कोटा में पाई जाती है, और बूंदी में वो हाथीमना वगैरह है। और कोई छोटे छोटे नहरें हैं, जैसे पिंड वगैरह प्रतापगढ़ में है, वैसे छोटी छोटी नहरें पिंड प्रतापगढ़ में है। और खमेरा बामाता बांसवाड़ा में है, और सवा और एक और 32 ये दोनों सिरोही में मौजूद है। और राजा है जो भीलवाड़ा में मौजूद है। और चकोर भी भीलवाड़ा में मौजूद है, चकोर जो बूंदी में मौजूद है। फोलोर भी बूंदी में मौजूद है। झालावाड़ में रोशन है ना, झालावाड़ में मौजूद है। और तलवाड़ा भी है कोई, शायद वाड़ा सिंहवाड़ा तलवाड़ा ऐसा कुछ, ये भी झालावाड़ में मौजूद है। और फिर एक अपने कावो कोठरी करके है जो सीकर में मौजूद है ना। एक कर करके भी है कोई, एक और अपने सीकर के अलावा क्या करौली में भी है कुछ, है ना। और एक और माधो सहमदपुर में है बस, मानसरोवर करके, ठीक है। उसके बाद अपने बोर करके है जो डूंगरपुर में मौजूद है। और साबरमती अपने उदयपुर में मौजूद है। और इसके अलावा ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी जिले वगैरह है ना। एक प्रोग्राम है कुछ कुछ, बस ये छोटी छोटी क्या है, छोटी छोटी परियोजनाएं यहाँ जीवन की बताई गई है ना। बस ज़्यादा कुछ खास है नहीं, छोटी छोटी परियोजनाएं हैं। और कुछ अहम बड़ी बड़ी परियोजनाओं में तो क्या पढ़ा हमने, पढ़ना बाकी। ऐसे भी लग रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं करा है, बहुत कुछ रिवाइज करना बाकी, पढ़ा तो हो गया हमने, ठीक है। एक माही भी पढ़ा हमने, 4 बांध बने हुए राणा प्रताप, चंबल नदी में 4 बांध बने हुए हैं ना। राणा प्रताप सागर वगैरह है, और जवाहर सागर वगैरह है, और कोटा बिराज वगैरह है ना, गांधी सागर वगैरह है ना। इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। 59 में, 60 में, 70 में, 72 में इनका निर्माण होता है। क्रमशः तो नहीं, लेकिन आगे पीछे थोड़ा
और एक में बनाव क्षमता की दृष्टि से सबसे कम है, एक सबसे पहला वाला सबसे पहले बना हुआ है। और ऐसा मतलब थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन और है इसमें। इतने इतने मेगावाट बनती है। माही के बारे में भी पढ़ा है हमने कि माही जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की मिली जुली है, और इसमें 3 बांध बने हुए कडाना है और 2 और कोई ऐसे है ना, जाखम तो नहीं है, एक और मतलब कोई लिखे कागजी पिकअप वगैरह एक और कोई बांध है। फिर इसकी जो है ना 1309 है शायद इसकी टोटल लंबाई। जाखमान सबसे ऊंचा 84 वगैरह। एक और कोई है अपनी शायद पूर्वी नहर वगैरह है, इंदिरा गांधी नहर ही है, उसको अपन पूर्वी नहर के नाम से जानते थे पहले। तो इसका निर्माण 1921 है और 2021 में होता है ना। फिर 1927 में भी कुछ हुआ। और ये अपने ना सबसे बड़ी ये है नहर है, सबसे बड़ी नहर है, बृहत नहर है, ठीक है। और बस, और मतलब गोविंद वल्लभ पंत का भी यहाँ जिक्र था, गोविंद का और एक और कृष्ण का नाम ही था कोई। इन 2 नामों का इस इंदिरा गांधी नहर से जिक्र है, इंदिरा गांधी नहर से संबंध है, ठीक है। फिर क्या है कि 204 इसकी एक है वो मानसरोवर, कहाँ से कहाँ तक है देखो। ये 204 भी आंकड़ा आएगा इससे जुड़ा हुआ, एक 445 भी आएगा, मुझे नहीं 445 है। ये सब पढ़ा है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये दी थी। और अपनी नहर कोई बच गए तो है ना, अपने वो छोटी छोटी नहरें हैं अपने, क्या कहें उनको अपन, एक वो अपने जाखम बांध वगैरह, जाखम नहर वगैरह अनूपपुरा गांव में, प्रतापगढ़ के ना अनूपपुरा गांव समथिंग कुछ है। फिर अपने एक वो भरतपुर वाली है कोई, भरतपुर की भी एक छोटी सी नर्मदा नहर के बारे में भी था शायद। छोटी छोटी सी नहरें हैं 64, तो ज्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ तो ये अपना सेशन रहा है ना। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हमने कुछ कुछ रिवाइज करने की कोशिश करी, पहले पढ़ ही लिया हमने, है ना। रिविजन का जो एक पूरा जो मैंने सेशन लिया है ना, आपको बुक रीड करवाइए, वो आपको मैं यहाँ पिन कर दूंगी। तो आप है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप उसे ज्वाइन कर, उसे देखेंगे तो और ज़्यादा सही से चीज़ समझ आएंगी, ठीक। तो बस यही फिनिश रखेगा, यही फिनिश करते हैं। ये आज का पूरा सेशन, मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई कर रही है। जय हिंद।